चलो देखोगे। तो क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें कैसी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। अगला, प्रावर्तन के नियम लागू होते। तो पहले बताओ कि प्रकाश के प्रावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के प्रावर्तन के 2 नियम होते। कितने नियम? 2। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, प्रावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण और प्रावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये जो 2 नियम है वह किसके ऊपर लागू होता है? किसके ऊपर? केवल समतल दर्पण के ऊपर, या फिर केवल अवतल दर्पण के ऊपर, केवल उत्तल दर्पण, या सभी प्रकार के चीज के ऊपर ये होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यह सभी प्रकार के प्रावर्तक पृष्ठों के ऊपर होता है। जिस प्रावर्तक पृष्ठ का मतलब जिससे क्या हो? प्रकाश आके टकरा के वापस लौट जाए। ठीक। अगला, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गोलीय दर्पण का। ये हो गया गोलीय दर्पण, इसमें वक्रता त्रिज्या कहाँ होता है? तो ये हो गया सी, वक्रता त्रिज्या। इसके बीचों बीच में होता है एफ, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। तो यहाँ बोल रहा है कि किसी गोलीय दर्पण का जो वक्रता, क्या? किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी, किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो आधी होती है। कितनी होती है? आधी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम लोग बोले R बराबर क्या होता है? 2F। R बराबर कितना होता है? 2F। अगर F बराबर पूछे तो F बराबर कितना कितना होता है? R/2 होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या उसका आधा होता है फोकस दूरी। जब वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी कितना होगा? उसका आधा। तो कितना? 10 सेंटीमीटर। कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में बोल रहा है कि वस्तु को अगर हम लोग C पर रखेंगे, कहां रखेंगे? C पर रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? C पर ही बनेगा। सबको पता है ना, ये वाला ऐसे करके जब F पर से निकलता था, यहां बीच में F रहता था, ऐसे करके इधर निकलता था। तो एक और नियम ये वाला था। तो प्रतिबिंब कहां बनता था? C पर। C पर रखेंगे तो C पर ही बनेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? बताओ। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, वास्तविक, या आभासी और वास्तविक दोनों? तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अवतल दर्पण का। अगर अवतल दर्पण को में हम लोग वस्तु को अगर अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब F पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है। C से परे रखेंगे तो भी इन दोनों के बीच में बनेगा, वास्तविक और उल्टा। C पर रखेंगे तो भी C पर ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा। और ये दोनों के बीच में रखेंगे तो C से परे बनेगा लेकिन वास्तविक और उल्टा। वही अगर हम लोग F पर रखेंगे तो अनंत में बनेगा लेकिन वास्तविक और उल्टा। लेकिन जब हम लोग पोल और F के बीच में वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे, आभासी और सीधा। कैसा बनता है? आभासी और सीधा। तो क्या होगा इसका सही आंसर? अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। क्वेश्चन आएगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखें कि उसका प्रतिबिंब आभासी बने? तो कहां रखेंगे? F और P के बीच रखेंगे। कहां रखेंगे? F और P के बीच रखेंगे। एक और क्वेश्चन देगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखें कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर जाकर बने? तो अनंत पर बनाना है तो F पर रखना होगा। कहां रखना होगा? F पर रखना होगा। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब ये जो गाड़ी है इसके पीछे वाला दृश्य देखने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग यहाँ पे किसका उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल दर्पण, जो कि क्या करता है? इतना दूर के एरिया को मात्र इतना ही एरिया में क्या करता है? वो दिखा देता है। क्वेश्चन देगा कि साइड मिरर के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और गाड़ी के अग्रदीपों में, अग्रदीप मतलब गाड़ी है ना, तो उसके आगे जो लाइट है, हेडलाइट, उसमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
ये क्वेश्चन तो देखा ही नहीं। क्या बोला है? सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर सुने ना, तो सोलर कुकर में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाएगा? तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गोली, जैसे कि यहाँ पे सोलर कुकर की बात करें तो इसमें जो खाना बनाने वाला ऐसे करके होता है, तो सूर्य का प्रकाश सारा कुछ इसमें जाके पड़ता है। तो अगर ये अवतल रहा, क्या रहा? अवतल रहा, तो प्रकाश को क्या करेगा? जाके यहाँ पे केंद्रित कर देगा। क्या कर देगा? केंद्रित कर देगा। तो यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेकिन बहुत जगह अवतल और समतल दोनों लिखा रहेगा, तो दोनों टिक कर देना है, ठीक है? अगर दोनों रहा ऑप्शन में तब। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वह दर्पण या लेंस संभवतः क्या होगी? यहाँ कहने का मतलब है कि किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर है। तो यह लेंस होगा कि क्या होगा? क्वेश्चन गलत, आधा अधूरा लिखा है क्वेश्चन, आंसर भी नहीं लिखे थे। अगला देखो कि किसी लेंस की क्षमता को किसी से लिखते हैं हम लोग? P से। किससे लिखते हैं? P से। लेंस की क्षमता को हम लोग P से लिखते हैं। बताओ लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। वही बोल रहा है कि किसी लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी का संबंध क्या है। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या? लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f। क्या होता है? P बराबर 1/f होता है, ठीक है? तो यही इसका है संबंध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो कि लेंस का आवर्धन का व्यंजन क्या, मतलब आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u होता है। क्या होता है? -v/u। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, कितनी होती है? अल्पतम का मतलब होता है न्यूनतम। तो न्यूनतम कितना होता है? तो न्यूनतम हम लोग कितना दूर तक देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। और एकदम दूर का अधिकतम की बात करें तो अनंत तक। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र जो है हमारा, जो हमारा नेत्र है, वो यहाँ पे कौन सा लेंस है? बताओ यहाँ पे कौन सा लेंस लगा है? तो उत्तल लेंस, जिसको हम लोग क्रिस्टलीय लेंस बोलते हैं। जब भी प्रकाश इधर से प्रवेश करता है तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे? तो उत्तल लेंस है। तो उत्तल हमेशा क्या करता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? वास्तविक और उल्टा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब यहाँ बनता है। मतलब हम लोग जो भी चीज देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमारे आंख पे उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। लेकिन यह दृक् तंत्रिका के माध्यम से हमारे दिमाग में जाता है और यह वहां जाके सीधा होता है। एक और क्वेश्चन यहां से आता है कि जब भी हम लोग कोई चीज को देखते तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंख में कितना देर तक बनता है? तो 1/16 सेकंड तक। कितना? 1/16 सेकंड तक उसका प्रतिबिंब हमारे दिमाग में बना रहता है, ठीक है? उसके बाद वो गायब हो जाता है। हम लोग यहाँ पे आंख का बात कर रहे हैं, आंख में इतना देर तक ये बना रहता है। अगला, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? कौन सी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है? तो आदान प्रदान मतलब हम उसका लेंगे और वो मेरा वाला लेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन। क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन। संयोजन में क्या होता है? संयोजन में दो तत्व आपस में क्या होते हैं? चिपकते और यौगिक का निर्माण करते, इसी को बोलते हैं संयोजन। नहीं, संयोजन किसको बोलेंगे? दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो अभिकारक मिलकर यहाँ पे एकल उत्पाद का निर्माण करता है। वियोजन किसको बोलेंगे? एकल उत्पाद मिलकर यहाँ पे बहुत सारा एकल अभिकारक यहाँ क्या करेगा? बहुत सारा यहाँ पे जैसे कि देखो, जैसे कि A + B तब जाके यहाँ पे बना, मान लो C बन गया, तो ये कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन। वही यहाँ पे रहा C को जब हम लोग तोड़े तो ये बना A + B, तो ये कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन। विस्थापन में क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है AB + C, तब जाके यहाँ बना BC हो गया +A, तो बताओ ये कौन सा अभिक्रिया है? तो विस्थापन। और द्विविस्थापन में क्या होता है? AB + BC, और यहाँ पे जाके क्या बनता है? BC नहीं, यहाँ पे CD। अब ये क्या बनेगा यहाँ पे? AD + BC। बताओ ये है द्विविस्थापन, जिसमें क्या होगा? दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे और इसमें एक को छीनेगा और इसमें टूटेगा और इसमें जुड़ेगा। ये सब रटने वाला चीज है, इसको अच्छे से सब रट लोगे।
अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। अब बताओ द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? ना ही किसी वस्तु का निर्माण होता है, ना ही उसका विनाश होता है, बस उसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? रूपांतरण होता है। अगला, उपचयन में क्या होता है? उपचयन में क्या होता है? तो उपचयन में ऑक्सीजन की क्या होता है? वृद्धि, लेकिन हाइड्रोजन का क्या होता है? कमी। अब ऑप्शन में से देख लो कौन सा है, तो ऑप्शन में से हाइड्रोजन की कमी तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डी में क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि, तो ये नहीं होगा। पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। मतलब कौन से पदार्थ का विलयन अगर हम लोग लेंगे तो उसका उपयोग हम लोग सफेदी करने में करते हैं। तो हम लोग सफेदी करने के लिए कौन सा चीज का उपयोग करते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या बोला है कि X के विलयन, तो मतलब किसका विलयन? विलयन मतलब ये तो खुद से हमारा विलयन हो गया, लेकिन यहाँ बोला किस पदार्थ का विलयन। तो ये बनता कैसे है? तो ये बनता कैसे? जब हम लोग खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? क्या खरीदते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और जब हम इसको जल में डालते हैं तब जाके क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड का विलयन बनता है। और यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किसका विलयन का उपयोग सफेदी करने में करते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन का उपयोग हम लोग सफेदी करने में करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? बिना बूझा हुआ चूना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? बूझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बूझा हुआ चूना। अगला कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? मतलब धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय। और वही अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय। दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? बताओ ये क्या दर्शाता है? किस चीज का ये नोटिस बोर्ड है? तो किसका है? कि जल की बर्बादी को रोका जाए इसके लिए है, या फिर सांद्र अम्ल या क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, या धूम्रपान से बचना, या भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए। तो ये किसके लिए है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, ये सांद्र अम्ल या क्षारक वाला जो बर्तन है उसमें ये चित्र रहता है, ताकि आप इसको संभल के कीजिए, नहीं तो हाथ आपका क्या हो जाएगा? जल जाएगा। क्षारक जल में घुलकर क्या बनाता है? तो क्षारक को जब भी हम लोग पानी में डालते हैं तो कौन सा आयन उत्पन्न करता है? OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। लेकिन जब हम लोग अम्ल को जब जल में डालते हैं तब क्या उत्पन्न करता है? तो H3O प्लस आयन उत्पन्न करता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो अम्ल की बात करें, अगर हम लोग जिंक को अगर हम लोग पानी में डालें, किस में डालें? पानी में। अम्ल कौन सा इसमें? यहाँ बोल रहा है कि अम्ल क्षारक के साथ क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि अम्ल धातु के साथ मिलकर क्या करता है? तो हम लोग धातु ले लिए, अब हम लोग अम्ल लेते हैं, मतलब HCl लेते हैं, HCl। जब ये सब आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन गैस इससे निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्लोर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है? क्लोर क्षार जो है इसमें कौन से पदार्थ का निर्माण होता है? अब देखते हैं हम लोग कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दोगे कि जब हम लोग NaCl में जल डालकर, क्या डालकर? जल डालकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब जाके बनता है NaOH। क्या बनता है? NaOH। और उसके साथ में क्या क्या निकलता है? तो क्लोरीन निकलता है। क्या निकलता है? क्लोरीन। और क्या निकलेगा बताओ? हाइड्रोजन गैस। और क्या निकलेगा? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब इस प्रक्रिया में यहां बोल रहा है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो बताओ किसका निर्माण हुआ? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। यहाँ पे क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो क्या होगा कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे क्या बनता है? तो इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया या क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक।
अगला, एक पदार्थ जल में घुलनशील है, पता नहीं कौन सा है, कि वो जल में घुल जाता है और स्वाद में क्या है, कड़वा है, और स्पर्श करने पर वो साबुन के जैसा प्रतीत होता है और उसका प्रकृति संक्षारक है, तो बताओ वह क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें देख के हम लोग बोल सकते हैं कि उसका पदार्थ, उसका जो स्वाद है वो कैसा है, कड़वा, तो ये पक्का क्षारक होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्षारक। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जल में घुलनशील है, तो जो भी क्षारक पानी में घुल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। मतलब अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 होता है। कितना होता है, 5.6। अब नॉर्मल पानी का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, जिसको आसुत जल बोलते हैं। आसुत जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाए तो गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन सी है। मतलब यहाँ बोल रहा है कि एक गैस निकल रहा था, वहाँ पे हम लोग जलती हुई माचिस की तीली को ले गए तो वहाँ पे फटफट का आवाज आने लगा, तो वह गैस कौन सा होगा। तो वह गैस कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो कि एक ईंधन के जैसा है, यह आग के संपर्क में आने पे आवाज करता है। ठीक है। अगला, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो उसके अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, या गैस का उत्सर्जन, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी काम उसमें होते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो भोजन का जब भी बोलेगा भोजन का अवशोषण तो छोटी आंत, लेकिन जब बोलेगा जल का अवशोषण तो जल का अवशोषण बड़ी आंत। कहाँ होगा, बड़ी आंत में। ठीक। और क्वेश्चन देगा कि बताओ कि मनुष्य के पाचन तंत्र में सबसे ज्यादा भोजन का पाचन कौन से भाग में होता है, तो सबसे ज्यादा भोजन का पाचन भी छोटी आंत में ही होता है। रक्त वाहिका जो रुधिर को हृदय से लेकर पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, वह क्या कहलाती है। मतलब कि हमारे हृदय से क्या लेती है, रक्त को लेती है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विभिन्न भागों तक पहुंचा रही है, मतलब वह ऑक्सीजन ढो रही है, और ऑक्सीजन को ढोने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, धमनी। क्या बोलते हैं, धमनी। ठीक है। और जो वापस लाती है उसको क्या बोलते हैं, सीरा। कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने लगता है, और थक्का बनाने में मदद कौन करता है, तो कौन करता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, तो रक्त का थक्का बनाने में यह मदद करता है। ठीक है। और आरबीसी का काम क्या है, तो हीमोग्लोबिन का यह वहन करता है, हीमोग्लोबिन को ढोता है। हीमोग्लोबिन का रंग क्या रहता है, तो रंग क्या रहता है उसका, लाल। लाल क्यों रहता है हीमोग्लोबिन का रंग, तो उसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग लाल होता है, तो आयरन। क्या पाया जाता है, आयरन। अच्छा, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है कि उसका रंग हरा रहता है, तो मैग्नीशियम। क्या, मैग्नीशियम। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, हाँ, प्रतिरक्षा उत्पन्न करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। अगला, पदार्थ पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल का हानि क्या कहलाता है। मतलब वायवीय भागों द्वारा, मतलब एक पेड़ है तो पेड़ में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसके जो पत्ते हैं, पत्ते जहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन होता है, वहां ये जो पत्ता है, पत्ता से जल बाहर निकलता है, और इस जल के बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले क्या क्या चाहिए हम लोग को, तो सबसे पहले पानी चाहिए। पानी कहां से लेता है, तो जड़ से लेता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लिया जाता है, तो पत्तों से लिया जाता है। अब बताओ प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होती है, तो सूर्य की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कहां होती है, तो क्लोरोफिल में होता है। कहां होता है, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल बोलते हैं ना, हाँ, क्लोरोफिल में होता है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है, और साथ में क्या बनता है, तो H2O बनता है। क्या बनता है, H2O, और साथ में O2। ये सारा चीज बनता है। तो यहां बोल रहा है कि
उत्पाद के रूप में क्या आया, तो उत्पाद के रूप में हमारे पास ये सब आया। अब यही सब में से चुनो कि ऑप्शन में क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड है क्या उधर, नहीं है। वाष्पोत्सर्जन नहीं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है उधर, उसके बाद जल भी है उधर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी दोनों, बी भी और डी भी इसका सही आंसर होगा। अमाशय की आंतरिक स्तर को अम्ल से रक्षा करने के लिए क्या, किसके द्वारा रक्षा किया जाता है। अमाशय की जो थैली है, जो हमारे पेट में जो अमाशय है, इसकी जो थैली है, इसकी रक्षा कौन करता है, अम्लों से रक्षा कौन करता है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा अम्ल निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो इससे हमारे अमाशय की दीवार की रक्षा कौन करता है, तो श्लेष्मा। कैसे करता है, तो यह अमाशय की दीवार पर एक परत का निर्माण करता है ताकि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय के संपर्क में न आ सके। अच्छा बताओ, ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, उसके बाद पेप्सिन हो गया, श्लेष्मा हो गया, रेनिन हो गया, यह कौन से ग्रंथि से निकलता है, तो यह जठर ग्रंथि से। किससे निकलता है, जठर ग्रंथि से निकलता है। निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है, तो शाकाहारी जीवों का क्षुद्रांत जो है क्या होता है, लंबा होता है। क्षुद्रांत को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी आंत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, तो अमीबा में द्विखंडन होता है। क्या होता है, द्विखंडन। एक होता है विखंडन, क्या होता है, विखंडन। अब बताओ विखंडन क्या होता है, एक कोशिका जीव में होता है। विखंडन किस में होता है, एक कोशिकीय जीव में। और जब भी एक कोशिकीय जीव केवल दो भाग में ही टूटेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विखंडन। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, द्विखंडन। लेकिन जब एक कोशिकीय जीव बहुत सारा भाग में टूटेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुखंडन। क्या बोलेंगे, बहुखंडन। एक होता है खंडन, क्या होता है, एक खंडन। अब बताओ खंडन किसके लिए है, तो खंडन बहुकोशिकीय जीव के लिए। किसके लिए है, बहुकोशिकीय जीव के लिए। एक कोशिकीय जीव के लिए विखंडन, और एक कोशिकीय जीव अगर दो टुकड़ा में टूटे तो उसको द्विखंडन, और जब एक कोशिकीय जीव बहुत सारा भाग में टूटे तो उसको क्या बोलेंगे, बहुखंडन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अमीबा क्या है, तो अमीबा में द्विखंडन द्वारा इसमें जनन प्रक्रिया होता है। अगला है पर्तन, कलम और रोपण इत्यादि किस प्रकार का जनन विधि है, तो यह कायिक प्रवर्धन है। क्या है, कायिक प्रवर्धन। अब बताओ कायिक प्रवर्धन किस में आता है, लैंगिक में कि अलैंगिक में, तो अलैंगिक में आता है। किस में आता है, अलैंगिक में। निम्नलिखित में से कौन पादप का मादा जनन अंग भाग है, तो बताओ मादा जनन अंग कौन कौन सा होता है, तो मादा जनन अंग सबसे पहले अंडाशय होता है, पादप का बात कर रहा है। उसके बाद स्त्री केसर होता है। क्या होता है, स्त्री केसर। उसके बाद क्या होता है, बीजांड होता है। क्या होता है, बीजांड होता है। ये सब करके यहाँ पे है। तो यहाँ ऑप्शन में कौन सा है, तो मादा जनन अंग कौन सा है, तो अंडाशय। बाकी सब क्या है यहाँ पे, तो बाकी सब यहाँ पे हाँ नर जनन अंग है पादपों का। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण है, तो लैंगिक संचरण कौन है इसमें, क्या है, तो गोनोरिया। क्या है, गोनोरिया। और क्या है, एक होता है एड्स। क्या होता है, एड्स होता है। और क्या होता है, एक सिल्फिस। क्या होता है, सिल्फिस। सिफिलिस की सिल्फिस, सिल्फिस। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है, तो शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है, वृषण में। और यहाँ उत्पन्न होके कहाँ जाता है, तो शुक्राशय में जाता है। कहाँ जाता है, शुक्राशय में। और शुक्राशय में जाता है। ये है शुक्राशय। शुक्राशय का कहने का मतलब है कि जो शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी एक जगह जाके मोटा पाइप का निर्माण करता है। मान लो यही शुक्राशय है। क्या है ये, शुक्राशय। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, यहाँ से निकलता है, शुक्राशय में जाता है, यहीं पे प्रोस्टेट ग्रंथि का रस आता है और इसको यह जीवित करता है। क्या करता है, जीवित करता है। तापीय विद्युत संयंत्र का काम क्या है, तो यह ताप से यह विद्युत का निर्माण करता है। मतलब यह उष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि गोबर गैस को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बायोगैस या जैव गैस बोलते हैं। अब बताओ ये जो गोबर गैस है या बायोगैस है, इसमें कौन सा गैस सबसे अधिक पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। अब ये बताओ मीथेन कितना प्रतिशत पाया जाता है इसमें, तो 70 से लेकर 75% तक इसमें केवल क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। ठीक है, और कुछ पूछना है क्या इसमें, क्वेश्चन हो गया खत्म। कितना देर लगा।